आज हमारे बीच जो कड़क के मेहमान हैं, यूं कहें तो शब्दों के कारीगर हैं, जादूगर हैं, बाजीगर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे और सुंदर शब्द सुनने को आजकल थोड़ा कम मिलते हैं। अच्छा, मतलब इलाहाबाद, जी। कानपुर, ये सब का कॉकटेल, यहाँ के लौंडे लफाड़ों की बहुत तगड़ी कहानी होती तो कहा ही जाता है कि कानपुर में दो ही चीजें बहुत मशहूर हैं, एक आम का पना और एक बना। है। आम का पना और बना। कौन सा ऐसा दरवाजा है जो जिसको हम खटखटाए खटखटाएं और हम उस तक पहुंच जाएं? अच्छा लिखते हैं लेकिन उनको सही दरवाजा नहीं मिल रहा कि इस दरवाजे को खटखटाएं तो हमें एंट्री मिल जाए। देखिए, अगर आज का मैं बोलूं कि सही दरवाजा, तो आज का सबसे बेस्ट दरवाजा है सोशल मीडिया। इश्क पे बड़ा लिखते हैं आप जी। क्या इश्क क्या, तो क्या चक्कर क्या है? क्या होता है कि इश्क लिखने की वजह जो है वो सिर्फ इतनी है कि जिनको मिलता नहीं है वो उसी के बारे में लिखते हैं। क्या? कट्टे वाले तो रोंदड़ू हो जाते हैं। ये जो एरिया है कानपुर, इलाहाबाद, आप प्रयागराज, बनारस, ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे से एक कहानी निकली। एक कहानी और एक आशिक। तो जब चैट जीपीटी नहीं था तब शरद त्रिपाठी थे। चैट जीपीटी की अपनी कोई सोच नहीं है। चैट जीपीटी सिर्फ फॉर्मल मेल्स के लिए बहुत अच्छी होगी। फाइन वो टच नहीं, देना, वो नहीं इमोशनली टच देना। Yes. कि प्रतापगढ़ का कड़क लौंडा जो है, हाँ। कड़क लौंडा जी। मुंबई में हाँ, भौकाल मचाए हुए हैं। बिल्कुल। बदलाव अगर कहें कि कड़क चीज क्या हुई है, तो कड़क चीज ये हुई है कि जिंदगी बड़ी कड़क हो गई है वहां से यहाँ आके। आजकल के लोगों का है जी, फोकस एक, बिल्कुल, भाई बिल्कुल। काम उतना ही इतना दाम। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो प्लीज मत आओ। जो एकदम न्यू कमर होते हैं उन्हें 20,000 रुपए महीना दिया जाएगा इंटर्न्स को, मैक्सिमम। वो 20,000 की, मतलब मैं तो यही दूंगा। आज के डेट में सिर्फ मुंबई जाना ही जरूरी नहीं, दिल्ली में भी हो सकता है, बाकी जगहों पे भी है। अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है तो इससे खूबसूरत वक्त नहीं है, इससे बेहतरीन वक्त नहीं है। एल्विश यादव यूट्यूब स्टार है, टीवी में या फिल्मों में वो अब आ रहा है। तो अभी एक वो इतना अच्छा लड़का वो आया था, मृदुल तिवारी, इसने अपनी एक आर्मी बनाई है, बड़ा यूट्यूब का वो सुपरस्टार है। सौरभ जोशी, जिस तरह की जिंदगी उसकी थी और जिस तरह की जिंदगी अब उसने अपने पूरे खानदान को दे रखी है, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब क्या कमाल जर्नी रही है उसकी। मतलब विराट कोहली को क्या जरूरत है भाई, बैठ के छोले भटूरे खाए, मजे करे, पता नहीं कितने हजार करोड़ का आदमी। बट वो आदमी अभी भी देखो ना, आग लगा के रखता है एकदम से कि जान लगा दूंगा। हर वक्त सिर्फ शरद त्रिपाठी नहीं, पूरे मुंबई को तलाश है नई नई कहानियों की, नए नए लोगों की। तो प्लीज लिखते रहिए और कोशिश करते रहिए। अहमद फराज कहते हैं कि सुना है लोग उसे आंखें भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। है ना शब्दों में जादू, पूरी की पूरी कहानी शब्दों के जरिए उकेर दी गई। गालिब भी कहते हैं कि कागजी है पैरहन हर पैकरे इस तस्वीर का, देखिए क्या हो गया है जादुए तहरीर का। और मैं शब्दों के जादूगरों के लिए कहता हूँ कि कागज़ ने सिखाया आईना होना, एक शख्स के अंदर कई शख्स एक साथ रहना। आज हमारे बीच जो कड़क के मेहमान हैं वो स्क्रीन राइटर हैं, नोवेल राइटर हैं, लिरिक्स राइटर भी हैं, यूं कहें तो शब्दों के कारीगर हैं, जादूगर हैं, बाजीगर हैं। और उनके लिए मैं कहता हूं कि खींच दी है तस्वीर मैंने कागज़ों पर, खींच दी है तस्वीर मैंने कागज़ों पर, गौर से पढ़ोगे तो कहानी नजर आएगी। क्या बात। बहुत बहुत स्वागत है शरद भाई आपका थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट में जिस तरह से आपने ये खूबसूरत शब्दों में बयान किया है इस पूरे वाक़ये को और राइटिंग को, और फिर हमें उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे और सुंदर शब्द सुनने को आजकल थोड़ा कम मिलते हैं। मैं एक और चीज़ कहूँगा शरद भाई कि ताहिर अंजीम कहते हैं कि शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूँ, शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूँ, जहन में पर गांव का नक्शा रखा है। क्या बात है। तो कहाँ से हैं आप? जी। और
कौन सा नक्शा अभी भी दिल में आप संजोए रखे हुए हैं? अगर हम गांव की बात करें तो मैं प्रतापगढ़ जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़, और वहाँ का एक गांव है पीपरताली। तो हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पीपल था और एक बहुत ही बड़ा तालाब था, जिसकी वजह से उस गांव का नाम पीपरताली पड़ गया। पीपरताली। तो जी, तो पीपरताली गांव और प्रतापगढ़ जिला और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जी। फिर शहर भी तो होगा आपके? शहर हमारा अब प्रयागराज, जो कि तब इलाहाबाद था। हाँ, अब तो प्रयागराज। हाँ, पैदाइश परवरिश वैसे मेरी कानपुर की है, तो कहने को मैं कानपुरिया हूँ। अच्छा, मतलब इलाहाबाद, जी। कानपुर, ये सबका कॉकटेल, यानी हाँ। यही किस गोई में आपके बिल्कुल, निकल बिल्कुल। के निखर के आता है कि भाई तो यहाँ के लौंडे लफाड़ों की बहुत तगड़ी कहानी होती है। यस, वही कहानी आप माया नगरी को सुना रहे हैं। बिल्कुल। तो कहा ही जाता है कि कानपुर में दो ही चीज़ें बहुत मशहूर हैं, एक आम का पना और एक पना। तो बस हम आम का पना और बना तो वहाँ की ज़बान जो है, या वहाँ की जो बोली है, उसमें एक अलग रिदम है, एक अलग खुशबू है, एक अलग मिठास है, मज़ा है। तो कानपुर का जो मतलब कानपुर की जो बकैती के कीटाणु थे, वही उछल उछल के निकल के कागज़ों पे आए, और फिर हमने तो पढ़ाई लिखाई कहाँ? कानपुर? सेम कानपुर। कानपुर से कौन से कॉलेज से थे आप? तो कानपुर मैंने स्कूल किया, अच्छा, स्कूलिंग वहीं से हुई? हाँ, सिर्फ स्कूलिंग की 12th तक। 12th तक। तो कानपुर में मैंने कुछ 10-11 स्कूल बदले हैं, इसलिए नहीं कि निकाला जा रहा था, इसलिए कि बकैती तो नहीं कर रहे थे? वो तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। बट मेरे मामा जी जो थे वो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, तो एक कि उनकी पहचान की वजह से हर स्कूल में एंट्री मिल जाती थी। Okay. और दूसरा ये था कि हर बार एग्ज़ाम देने के बाद मार्च में हम लोग छुट्टियों पे चले जाते थे, और छुट्टियों में एज इन कि मैं गांव चला जाता था, और गांव जाके जून जुलाई तक, जब तक कि धान की खेती नहीं हो जाती थी, तब तक हम गांव में रहते थे। उसके बाद जब पहुंचते थे तो सिलेबस काफ़ी पीछे आगे, मतलब आगे जा चुका होता था, मैं बहुत पीछे पढ़ाई वढ़ाई में था। तो ऐसे में ये होता था कौन सा स्कूल लेगा इस बच्चे को। पढ़ाई में पीछे थे, लिखाई में आगे हैं। बिल्कुल, यही एक अच्छी चीज़ हुई कि पढ़ाई में पीछे रहते रहते, क्योंकि हम पीछे हो जाते थे, तो हमें आगे बढ़ने के लिए, बराबरी करने के लिए सबकी कॉपी के नोट्स लेके लिखना पड़ता था। तो बस पढ़ाई में पीछे रहे और फिर लिखाई में धीरे धीरे आगे। अच्छा, मतलब ये यही है क्या स्कूलिंग? मतलब 10 जगह आपने बदले जी। तो हर स्कूल में अलग अलग कहानियाँ, Yes. अलग अलग किरदार, Yes. अलग अलग दोस्त यार, Yes. अलग अलग तरह के लोग, Yes. अलग अलग तरह की लड़कियाँ। यस, तो ये सारा वहीं से निचोड़ है क्या? मैं कहूँ अगर आप जर्नलिस्ट ना होते तो बहुत अच्छे जासूस हो सकते थे कि आपने एकदम करेक्ट पकड़ा है। सी क्या होता है कि आपका एक्सपोजर, जब एक तरह से आप एक ही स्कूल में रहो, तो सेम दोस्त होते हैं, उनकी सेम बातें, और एक पॉइंट के बाद सब कुछ ना बड़ा सेम हो जाता है। क्योंकि हमने स्कूल इतने बदले, इसलिए हमारे मतलब जो दोस्त रहे वो भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग स्ट्रेट ऑफ लाइफ से आए हुए, मतलब उनकी ज़िंदगी जो है कि हर किसी की एक अपनी ज़िंदगी है, हर किसी का एक अपना बैकग्राउंड है, हर एक की अलग अलग माली हालत है, तो उनमें से बहुत सारी कहानियाँ। एंड जैसा आपने बोला, और उसी तरह हर स्कूल में एक कोई एक ऐसा कहानी जो मतलब स्कूल से आज भी आपको याद हो कि नहीं यार ये वाली तो जैसे मेरा एक दोस्त अल्टीमेट है, थी। मेरा एक दोस्त है आशीष शर्मा, तो उसके साथ मेरी एक बड़ी अच्छी कहानी है कि उसको जब भी प्रेम होता था किसी से भी, जो कि अक्सर होता था, आए दिन होता था, तो उसे जब भी प्रेम हो किसी से तो खत आपसे लिखवाता था? हाँ, तो वो हमेशा आता था ग्रीटिंग कार्ड लिखवाने के लिए। अच्छा, तो हाँ, ग्रीटिंग पहले कार्ड लेता ग्रीटिंग था। कार्ड चलते थे। अब आज के जेन जी क्या जाने कि ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है? एग्जैक्टली, मतलब किसी को कितना रच रच के लिखा जाता था। ग्रीटिंग कार्ड खरीद के उस इंसान को देना, और वहां भी नहीं, मतलब असली कलाकारी उस पे दिखाना, असली पूरा परीक्षा एकदम ये होती कलर से। थी कि वो एक्सेप्ट हो जाए। एक्सेप्ट हो जाए। तो इसलिए आशीष शर्मा की हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि भाई जो लिखा है वो तो ठीक है इंग्लिश में, तुम कुछ ऐसा लिख दो कि जो मेरे मन की बात हो और जो उस तक पहुंच जाए। मतलब तो तो पहुंची बात? कई बार पहुंची। और बदली क्या? और हाँ, तो कमाल चीज़ क्या होती थी, क्योंकि हमने एक नया तोड़ निकाला था तरीका, बहुत महंगे थे तब, हॉलमार्क और आर्चीज के कार्ड हुआ करते थे, तो हम हमेशा लिखते थे टू मी फ्रॉम यू, टू यू फ्रॉम मी, ठीक है। तो जैसे ही टू यू फ्रॉम मी होता था तो देने वाले को समझ में आ गया कि हाँ ठीक है। दूसरा ये कि इन केस अगर उसने वापस कर दिया कि नहीं चाहिए कार्ड, नहीं है हमारा तुम्हारा कुछ भी, नहीं पसंद हो तुम मुझे उस नज़र से,
तो कार्ड बच जाता था, 120 रुपए बच जाते थे जो बड़ा सा, तो वो किसी और को देने के काम में आते थे। तो ये किस गोई है वहाँ की? हाँ। आपका दोस्त क्या नाम था उसका? आशीष शर्मा। आशीष सर। और अभी एक- क्या कर रहे हैं वो? अभी इस समय वो खुद अभी की भी लव लेटर लिख रहे हैं? खुद की दवा कंपनी खोलने के अच्छा। प्लान में है। हाँ, हाँ। काफी बड़ी मतलब एक फर्म में अच्छी पोस्ट पे हैं। आशीष शर्मा देखेंगे तो घर आएंगे आपको कि भाई उनको पूरा यहाँ नहीं हक है। बताना था। उनको पूरा हक है। यहाँ नहीं बताना था। और ऐसे ही हमारे एक दूसरे दोस्त हैं सौरभ मित्रा, अच्छा। उनकी उनकी मतलब जब गर्लफ्रेंड की, जो कि अब उनकी पत्नी है, जब उनकी अच्छा, उनकी शादी हो? जी मतलब खत आप ही ने लिखा था? हाँ, और वो भी 27 पेज का, हाँ। 27 पेज का एक महाकाव्य। बेसिकली उसको था कि उसने बचपन से और क्लास 12 तक जितना वक्त बिताया है उसके साथ में, राधा के साथ में, तो ये था कि यार तुम मेरी राधा के लिए कुछ तो लिख दो, जिससे कि वो मतलब उसको जिससे लगे कि बस मैं कृष्ण हो जाऊं, मैं मोहन हो जाऊं उसका। मोहन हो जाऊं। तो एक्चुअली वो राधा का मोहन ही बना के 27 पेज, आप खुद सोचो ना, उस समय हम आंसर्स नहीं लिखते थे इतने लंबे, हाँ, और उसके लिए लिखना, कविताएं, बातें, सब कुछ, और उसे पढ़ के वो रोने लगी। और फिर भाई बड़ा खुश हुआ, और उन दोनों की उस लव स्टोरी का क्रेडिट मिला कि नहीं कि हाँ भाई? बिल्कुल बिल्कुल कि ये भाई ये राधा शरद को ने लिखा है ये राधा को ही पता था कि सौरभ इतना नहीं लिख पाएगा। लेकिन शब्द शब्द तो आप ही ने दिए हाँ, उनके तो वही इमोशंस को। कि भाव उनके थे, शब्द हमारे थे। कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज एक्चुअली नहीं किया मैंने, 12वीं पास की और उसके बाद सीधा मैं बालाजी के एक टैलेंट हंट में सेलेक्ट होके अच्छा। बालाजी आ गया। अच्छा। तो वहाँ से ये रहते कहाँ हुए हुआ था टैलेंट हंट? टैलेंट हंट इलाहाबाद में हुआ था। तो हमारी फैमिली कानपुर में नहीं, पैदाइश बड़ा- परवरिश हुई। मतलब आजकल के जो स्ट्रगलिंग राइटर्स हैं हाँ, हाँ। वो चाहते हैं, जी। ये मेरा भी सवाल था, मतलब उनको उनके लिए कि भाई कौन सा ऐसा दरवाजा है जो जिसको हम खटखटाया खटखटाएं हाँ। और हम उस तक पहुंच जाएं, क्योंकि हैं बहुत लोग हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आर्ट उनके अंदर जिंदा है, बिल्कुल। आर्टिस्ट उनके अंदर जिंदा है, अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनको सही दरवाजा नहीं मिल रहा कि इस दरवाजे को खटखटाएं तो हमें एंट्री मिल जाए। हाँ। क्योंकि आप देखो ना, कहानियां बहुत, मतलब आप किसी भी राइटर से पूछो कि भाई मुंबई में गए, आप ढूंढोगे तो हर किसी का स्ट्रगल भरा ही लाइफ है कि भाई मैं तो स्ट्रगल किया, दो जून की रोटी मिल जाती थी वही बहुत था, रहने को घर नहीं था, 6x6 के कमरे में रह रहे हैं, एक कमरे में 8 से 9 लोग रह रहे हैं, मतलब ऐसी जिंदगी है। तो क्या होता है ना कि एक नया जेनजी या फिर जो भी स्ट्रगलिंग कोई है तो वो सोचता है यार वहाँ भी जाऊँगा स्ट्रगल ही है, यहाँ भी स्ट्रगल ही है, तो मैं वो 6x6 के कमरे में जाके क्यों रहूँ, क्यों स्ट्रगल करूँ? तो वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि वो सही दरवाज़ा क्या है। देखिए, अगर आज का मैं बोलूँ कि सही दरवाज़ा, तो आज का सबसे बेस्ट दरवाज़ा है सोशल मीडिया। अगर आप राइटर हैं और अगर आपको अपनी बात को अच्छे से कहना आ रहा है, तो उसके लिए माध्यम आपके पास में आपका फ़ोन है, आपका क्या कहते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट है। हाँ। आप वहाँ अच्छी बातें करिए। आप बैठ के, आपको अगर कहानी सुनाने का शौक है, आपके पास स्पॉटिफाई है, मतलब सबसे कमाल चीज़ हर किसी को मैं ये बोलता हूँ। और दूसरी एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सोशल मीडिया पे आजकल सब कोई मौजूद है। तो अगर आपकी कहानी अच्छी है, आपके पास बातें अच्छी हैं, आपके पास एक कहने का तरीका अच्छा है और लगन है, तो आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो। मुझे कितने लोगों ने अप्रोच किया, आप यकीन नहीं मानेंगे। मतलब अभी तो ये सोशल मीडिया का दौर है, इसके पहले भी जब जिन जिन लोगों ने मुझसे, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक दोस्त है, आज के टाइम पे वो बहुत अच्छा लिख रहा है, वंकुश अरोरा, लाफ्टर शेफ में बहुत, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी राइटर इन टेलीविजन, फिल्में भी की हैं बंदे ने और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वंकुश से जैसे मेरी पहली बार मुलाकात जब हुई, तो मैं और वंकुश, मतलब मैं नहीं हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, वो कानपुर से था। तो उसने मुझे अप्रोच किया, बात की, मैंने कहा भाई तुम्हें अच्छी से, मतलब बढ़िया राइटिंग आती है, मैंने उसके लिखा हुआ पढ़ा, उसने बहुत अच्छा लिखा था, तो आई जस्ट डायरेक्टेड हिम टू, मतलब कुछ लोगों से मिलवा दिया। उसके बाद उसकी जर्नी, एंड ही डिड फेयरली वेल, बहुत अच्छा काम किया। एक दूसरा मेरा फ्रेंड है जो इस समय मेरा मतलब बिजनेस पार्टनर कह लो आपकी, हम लोग साथ में एक शो लेके आ रहे हैं कलर्स पे एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स। अभिजीत सिन्हा, रिवील कर दीजिए। अभिजीत सिन्हा, और शो का नाम अभी नहीं रिवील कर सकते। अच्छा। बहुत जल्द उसका ट्रेलर टीजर आ जाएगा, तो उसके बाद बताएंगे। इश्क से जुड़ी कहानी है एज यूजुअल। अच्छा। और बढ़िया कहानी, बेहतरीन मतलब कहानी। इश्क पे बड़ा लिखते हैं आप जी। क्या इश्क क्या, तो क्या चक्कर क्या है? क्या होता है कि इश्क लिखने की वजह जो है वो सिर्फ इतनी है कि
जिनको मिलता नहीं है वो उसी के बारे में लिखते हैं। मिलता नहीं, कट गया। कट्टे वाले तो रोंदड़ू हो जाते हैं। वो तो मतलब अच्छा, जिनको मिलता नहीं वो जिनको बड़ा मतलब शिद्दत से लिखते हैं कि हाँ, भाई कि जिनको उनके वाला नहीं मिलता। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग का ना इश्क का एक आइडिया है कि देयर इज अ आइडिया अबाउट प्रेम, कि प्रेम इस तरह से होना चाहिए। और जब वो उस तरह का देखिए, मतलब अगर हम कहें कि हमारे यूपी में जिस तरह हम थे, जहाँ थे, तो गुदगुदी वाला प्रेम, इधर आप तो कानपुर से हैं, यहाँ तो गुटखा खा के लोग बोलते हैं कि सुनो तुम मुझे पसंद हो। वो प्रेम नहीं, जबरदस्ती है। आप कुछ कहानियां भी बताइए कि मतलब जैसे कि आप तो लिखते हैं। अभी इलाहाबाद आपका जो नया किताब जो आया है, जमुना पार वाला प्यार, हाँ, जमुना प्यार वाली मोहब्बत, जमुना पार वाली और 90s वाला प्यार। हाँ, ये पहली किताब थी 90s वाला प्यार, दूसरी किताब है जमुना पार वाली मोहब्बत। इसमें क्या है, इलाहाबाद कैसे तो प्रयागराज हो गया जी। तो हम इश्क की बात कर रहे थे कि इश्क क्या है हमारे लिए। तो एग्जैक्टली मैंने यही लिखा है उन किताबों में, जो मैंने 2 किताबें लिखी हैं, उसमें यही लिखा है कि इश्क क्या है, हमारे लिए क्या है, छोटे शहर के लिए क्या है। तो 90s वाला प्यार में 8 छोटी छोटी कहानियां हैं, जिसमें 8 तरह का 90s वाला प्रेम दिखाया गया कि 90s में प्रेम कैसा होता था। और जमुना पार वाली मोहब्बत की बात करें, इलाहाबाद की कहानी है। इलाहाबाद शहर जब इलाहाबाद था, प्रयागराज नहीं हुआ था। और कहानी की जो जर्नी है वो 2003 का वर्ल्ड कप है, जब हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। तो हमारा जो वो दुख था कि हाथ लगी हुई ट्रॉफी, मतलब हाथ ना आई पूरी तरह से। और फिर 2003 से 2013 जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2011 में वर्ल्ड कप जीता, तो इन 10 साल की जर्नी है। इन 10 सालों में एक कुंभ और एक महाकुंभ की भी जर्नी है कि 2013 में जब एक महाकुंभ हुआ था, उसकी कहानी है। और इलाहाबाद शहर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इलाहाबाद शहर का मतलब है प्रेम का मतलब है वहाँ पे एक महाकाव्य जिसे कि धर्मवीर भारती ने लिखा था, वो है गुनाहों का देवता। तो इलाहाबाद से गुनाहों का देवता ही एसोसिएट कर पाते हैं लोग प्रेम के मामले में। तो ये किताब उस किताब को एक परफेक्ट श्रद्धांजलि कह लीजिए, गुनाहों का देवता जी। क्योंकि हमने भी हीरो का नाम चंदर रखा है। अच्छा, बस उसकी सुधा नहीं है। और इसमें एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि जो लड़के का बाप है वो धर्मवीर भारती जी का बहुत बड़ा फैन था, गुनाहों का देवता का बहुत बड़ा फैन था। तो वो क्योंकि उनका फैन था, इसलिए उनके जब 3 बच्चे होते हैं तो पहले बेटे का नाम धर्म रखता है, दूसरे का नाम वीर रखता है, और बेटी का नाम भारती रखता है। लेकिन कुछ कारणवश जब चौथा बच्चा हो जाता है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उसका नाम चंदर रख देते हैं। एंड जब हमारी कहानी ख़त्म होती है तो एक लाइन है हमारे किताब में ही कि इश्क की खूबसूरती उसके अधूरेपन में होती है, कि जो मुकम्मल नहीं होता वो इश्क नहीं होता। तो इसी बात को लेके बाप वहाँ बोलता है बेटे को कि गलती कर दी जो तेरा नाम चंदर रख दिया, क्योंकि इलाहाबाद के चंदरों की किस्मत में मुकम्मल इश्क नहीं होता। तो इस तरह की एक प्यार मोहब्बत वाली कहानी। इस पे तो एक मैंने खुद लिखी थी जी, कि काश ऐसा सबे खाक होता। सबे खाक मतलब तबाही की, जी। जो हाँ। सब कुछ तबाह, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, हाँ। जिनको कि मतलब जिस दिन तबाह हो जाएगा सब कुछ, हाँ। कि काश ऐसा सबे खाक होता और तुम्हारी लबों को छू कर मैं राख होता। ओह किल बेहतरीन। तो ये मतलब ऐसे क्या है कि ये जो एरिया है, कानपुर, इलाहाबाद, आप प्रयागराज, बनारस, इसमें मतलब आप ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे से एक कहानी निकलेगी। हाँ, एक कहानी और एक आशिक। हाँ, एक आशिक निकलेगा। रांझड़ा आप बता रहे थे कि रांझड़ा, आप रांझड़ा से भी रिलेटेड आपने स्टोरी लिखी है। हाँ, तो मतलब एक कमाल बात जो है वो ये है कि जब रांझना आई थी तो रांझना के पैरेलली रांझना सिनेमा था, हमने एक शो पिच किया था। लाइफ ओके तब नया नया आया था, जो कि बाद में स्टार भारत बना। उसके पहले स्टार 1 हुआ करता था, तो स्टार का ही एक चैनल था। तो उस पे हमने एक शो बनाया था, हमारे मंटू भैया की डार्लिंग। तो वो भी वैसी ही कहानी थी, मतलब एक आशिक की कहानी जो अपनी माशूका की ज़िंदगी की हर गलत चीज़ को सही कर रहा है पर उसकी नज़रों में गलत है। तो अक्सर जो आशिक होते हैं ना वहाँ के, वो ऐसी अधूरी और गुमनाम मोहब्बत लिए हुए घूमते हैं। तो क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत प्रेम देखा और हर तरह का प्रेम देखा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस बारे में लिखे जाते रहना चाहिए, क्योंकि बाकी मुद्दों पे बहुत लोग लिख रहे हैं
और जिस तरह का माहौल है अभी, जिस तरह की मतलब नहीं लड़ाई झगड़े, लोग हर बात पे कंपटीशन हो रहा है, हर किसी का हर बात पे लोग ताव में आ जा रहे हैं, ईगो बहुत बड़े हो चुके हैं लोगों के, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ज़रा ज़रा से मुद्दों पे लोग बुरा मान रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे में इश्क की बातें बार बार होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो वही है कि अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मुंबई के लिए, जैसे कि मुंबई के लिए तो ये भी कहा जाता है, मतलब अगर मान लीजिए कि नया कोई स्ट्रगल है, मतलब जो जानता नहीं है मुंबई के बारे में अच्छे से, हाँ। जिसके पिता नहीं जानते हैं, हाँ। तो वो कहा ये जाता है कि उसके पिता उसको रोकते हैं, भाई कि नहीं मुंबई कहाँ जा रहे हो भाई, थक जाओगे, हार जाओगे। और ये कहा जाता है, क्या ऐसा है मुंबई में? मतलब बहुत डार्क कहानियां सुनाई जाती है, डराया जाता है लोगों नहीं, को। देखिए डार्क तो है। अब आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे किसी नए शहर में जहां आपको पता ना हो, तो स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है। मतलब टचवुड हमारी जो जर्नी रही भगवान की दया से अच्छी चीज़ ये रही कि हमें बालाजी की टैलेंट हंट में बुलाया गया, तो हमें 3 BHK दिया गया विद स्विमिंग पूल। एक ऐसी सोसाइटी कि मतलब नदी पोखर नहर में नहाए हुए लौंडे स्विमिंग पूल पा गए, कूद कूद के मतलब पागल कर दिया हमने सोसाइटी वालों को। तो ऐसी तरीके से हमें पाल पोस के बालाजी ने बड़ा किया। बड़े राइटर्स के साथ में हमारे, जैसे मेरे गुरु हैं धीरज सरना, काफ़ी पुराने और बड़े राइटर हैं, तो उनके अंडर में रखा, हमें सिखाया और फिर हमें इंडिपेंडेंट शोज़ दिए। पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। और दूसरा क्या है कि मैंने अभी का बताया कि अब सोशल मीडिया आ गया है कि लोग गांव में घरों में बैठ के स्टोरी टेलिंग करके अपना एक नाम बना ले रहे हैं और फिर उन्हें पिक कर लिया जा रहा है, क्योंकि हर कोई नई बात, नई वॉइस की तलाश में है। तो सोशल मीडिया से पिक हो रहे हैं लोग, फ्रेश टैलेंट। हाँ, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आती है एडिटिंग, नहीं आता है कि माइक पे आवाज़ भारी करके अच्छी बातें करना, उन्हें लिखना आता है, बेचना नहीं आता है खुद को। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए ऑफ कोर्स अभी भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि आप कहाँ जाएं, किस दरवाजे को खटखटाएं। तो ऐसे सभी लोगों को मेरा सिर्फ यही सुझाव होता है कि रास्ता बन जाता है। ऐसा नहीं है। मुंबई के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि मुंबई बहुत अकोमोडेटिंग है, कि वो सबके लिए एक जगह बना कर रखती है, बस आपको वहाँ आकर अपनी उस हिस्से की जगह को क्लेम करना है अपने टैलेंट से। तो आपके पिताजी ने मना नहीं किया? 6 साल बात नहीं की। 6 साल वो आदमी मतलब एकदम मुंह सुजाए घूमता रहा कि अबे तुम नकारा हो। और 6 के बाद अगले 14 साल, यानी अभी 20 साल हो गए मुझे मुंबई में, अगले 14 साल अभी भी अभी भी उनका वही है कि वो एक्नॉलेज ही नहीं करते इस काम को। यार अभी लेके गए मुंबई लेके गए? हाँ हाँ बिल्कुल। पिताजी अब मतलब यहीं रहते हैं पिताजी, कानपुर में? अच्छा नहीं, अभी प्रयागराज में रहते हैं। तो कमाल चीज़ ये है कि मेरे पिताजी 1974 में मुंबई घूमे हुए हैं। वहाँ पे उनका खुद का बहुत बड़ा काम था। वो प्रीमियर पद्मिनी जो कंपनी है उसमें इंजीनियर थे। अच्छा। और मस्त घूमे, मतलब मम्मी पापा ने इतना मुंबई, मुझसे ज़्यादा मुंबई घूमा हुआ है। लेकिन रहते नहीं है अब, नहीं, उन्हें पसंद ही नहीं है उन्हें मेरे साथ रहना। उन्हें भाई हमें खुली हवा, मस्त बढ़िया अपना घर इतना बड़ा है, यहाँ लॉन है। मेरी माँ तो कहती है, मैं जब भी अब अभी तक मैं यहाँ हूँ, हाँ? और मेरी माँ नहीं आई है दिल्ली। हाँ, नहीं आई है। वो कहती है कि भाई 6x6 के कमरे में तुम्हारे, हाँ, इतना हम खुले हवा में, इतना लंबा चौड़ा घर, उससे बड़ा बाथरूम है। हाँ हाँ, सही बोला आपने कि जितना बड़ा कमरा है उससे बड़ा वॉशरूम है उधर का। तो वो छोड़ के तुम क्यों आए? ये फ्रेश हवा, तुम पता नहीं क्या प्रदूषण झेल रहे हो दिल्ली में बैठ के, ये सब छोड़ के मैं यहाँ क्यों आऊँ, दिल्ली क्यों आऊँ? AQI भी बढ़ा हुआ है, सब बड़ा, सब कुछ बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, AQI सब हर किसी का हर कुछ बढ़ा हुआ है। तो हाँ, तो माँ बाप का, जैसे मेरे पिताजी का रहा है हमेशा से कि उनको नहीं समझ में आता ये लिखाई पढ़ाई। अब क्योंकि वो लोगों को सुनते हैं, देखते हैं कि ठीक ठाक कर रहा है, लोग थोड़ी बहुत तारीफ कर देते हैं, पेपर में नाम छप गया या न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि ठीक ही कर रहा है, मतलब सही है। बट अभी भी उनका जो रुझान है वो यही है कि सरकारी नौकरी होती है। और बड़े भैया क्योंकि UPSC 2010 बैच के ऑफिसर हैं, तो जलवा थोड़ा ज़्यादा है। हाँ। तो ये है कि हमारा बड़ा बेटा तो सही है, ये छोटे ने ना थोड़ी गड़बड़ कर दी है। अच्छा, इन मामलों में जलील कर दिया जाता है। अरे जलील, इज्जत उतारी जाती है। तुम कौन होगे, तुम राइटर कहीं के? हाँ।
कि सबसे बड़े राइटर मतलब घर के जो मेन हीरो हैं वो हैं, हाँ। तो उनके सामने कोई रंगबाजी अभी नहीं। अभी तक क्या क्या लिखा आपने बालाजी के लिए और बाकी बाकी लोगों के हाँ, लिए लिखा होगा? तो लिखने में मतलब 70-80 शोज हो चुके हैं डेली सोप। बालाजी के लिए 17-18 शोज बालाजी के लिए किए, उसके बाद निकले और उसके बाद फ्रीलांसिंग में एक लंबे अरसे तक अलग अलग प्रोडक्शन हाउस, अलग अलग चैनलों के लिए freelancing और ये सब? जी, तो बहुत सारा टीवी शोज किया। फिर पिछले 10 सालों से रश्मि शर्मा टेलीफिल्म से एक बड़ा नाम है, उनके साथ लगातार काफ़ी सारा काम किया। फिर अब मैं खुद का अपना शो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो एक बड़ी कंपनी है सॉल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उनके साथ में मिलके मैं और मेरा दोस्त अभिजीत सिन्हा हम लोग मिलके एक शो बना रहे हैं, तो शो प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। इसके अलावा कई सारी फिल्में लिखी, कुछ अभी ऑन फ्लोर जाने वाली हैं। अभी आपकी करंट फिल्म एक आई है जिसमें जी। आपने लिरिक्स राइटर जी, तो अभी 16 जनवरी को रिलीज हुई है 1 2 चा चा चा, तो मज़ेदार फिल्म है, नए लोगों ने बनाई है, एकदम पूरा फन मस्ती वाली फिल्म है, तो उसमें मैंने गाने लिखे हैं। अच्छा। तो वाइल राइटिंग मेरा रुझान हुआ, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, अलग अलग तरीके का म्यूज़िक सुनना, तो गाने लिखने लगा। फिर मैंने कुछ गाने लिखे, फिर कुछ म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट किए, तो उसके बाद में लोगों से मुलाकात होती गई, उन्होंने कहा भाई हमारे लिए भी फिल्में कर दो, तो 2 फिल्मों में गाने लिखे, कई सारे शोज़ के टाइटल सॉन्ग्स लिखे, सोनी पे मुँह से छल किए जाए, कलर्स पे बन्नी चाव की होम डिलीवरी, ऐसे मतलब और भी 3-4 शोज़ हैं, तो उसके टाइटल सॉन्ग लिखे। एक इश्क जुनूनी आ रहा है अभी दंगल पे, उसका टाइटल सॉन्ग लिखा, और ये फिल्म 1 2 चा चा चा, एक है वंस अपॉन टू टाइम्स Z5 पे है फिल्म, उसके गाने। तो फिल्म, गाने, वेब शोज़, किताब, मतलब जिस तरह की जितनी विधाएं होती हैं राइटिंग की, तो मेरे साथ कोई मुझे पूछता है ना कि आप क्या करते हो, बोर होते हो तो क्या करते हो, मैं कहता हूँ जब मैं राइटिंग से बोर हो जाता हूँ तो मैं राइटिंग करता हूँ। वो दूसरी तरह की राइटिंग होती है कि अगर मैं फिल्म नहीं लिख रहा हूँ तो मैं वेब शो का कुछ अपना कॉन्सेप्ट वो कुछ ना नहीं कुछ लिख रहा हूँ, वो मेरे लिए मेडिटेशन है। मतलब मुझे सच में ना जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो आता है लिखने में, कि और वो कुछ भी हो, आप मुझसे अपना फेसबुक स्टेटस लिखवा सकते हो, मैं लिख दूंगा। बहुत लोग मुझे भेजते हैं कि यार मैंने ये फ़ोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करने की सोची है, क्या लिखूं, कुछ अच्छा सा लिख के दो। तो जब चैट जीपीटी नहीं था तब शरद त्रिपाठी थे। अब तो अच्छा, ये बड़ी बड़ी मुद्दा हो गया, चैट जीपीटी आ गया। हाँ। हम राइटरों की क्या मतलब कुछ नहीं खाब आ होने जाएगा? वाला, कुछ नहीं होने वाला। बहुत बातें हो रही हैं कि भाई चैट जीपीटी आ गया, अब तो गए। मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें पॉलिश कर सकता है, बेहतर ज़बान में लिख सकता है, लेकिन वो वही लिखेगा जो एग्जिस्ट करता है। चैट जीपीटी की अपनी कोई सोच नहीं है, और सोच कभी बन भी गई तो चैट जीपीटी वो इमोशन, आप देखिए ना, लोग कहते हैं कि जैसे मशीन की बात है, आप एक रोबोट ले आइए, आपके घर के वो सारे काम कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन घर के अगर कोई वो जो भी रामू काका मंगल काका हैं वो काम करते हैं, उनके साथ आपका जो इंटरेक्शन रहेगा, जो ट्यूनिंग है वो हमेशा परफेक्ट लगेगी। अच्छा, आपको इमोशंस नहीं है। यस, क्योंकि अब मैंने भी चैट जीपीटी वो करा, ट्राई करा, और मैं उससे लिखवाया कि भाई प्रोमो की कुछ लाइनें लिख दे, हाँ। तुकबंदी और ये सब, हाँ, फेल हो गए साहब। मैं- कुछ भी लिखे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ चैट जीपीटी सिर्फ फॉर्मल मेल्स के लिए बहुत अच्छी होगी, मतलब लेबर जो काम होता है वो कम कर देगा, बट सृजन जिसे कहते हैं, क्रिएशन जिसे कहते हैं, फाइन वो टच नहीं देना, वो नहीं इमोशनली टच देना। यस, आप इमोशन, एक इंसान का इमोशन दूसरे इंसान तक पहुंचाना वो आप ही करोगे। हाँ, अगले 10 साल में कुछ भी हो जाए, मतलब नेवर से नेवर, 10 साल में पता नहीं क्या हो जाए, आदमी इतना खोखला हो जाए कि उसे अच्छे, जिसे कहते हैं ना देसी घी हर किसी को नहीं पचता है। अच्छा, मुंबई माया नगरी ने प्रतापगढ़ के लौंडे का कुछ बदला है? कुछ बदलाव आ गया, चेंजेस फील हो रही हैं मुंबई में रहने के बाद कि भाई प्रतापगढ़ में तो मैं ये था, अब ये हूँ? हाँ, बस इतना चेंज आया कि मतलब कहना ये हो कि प्रतापगढ़ का कड़क लौंडा जो है, हाँ। कड़क लौंडा जी। मुंबई में हाँ, भौकाल मचाए हुए हैं, बिल्कुल हिलाए हुए हैं माया नगरी को। अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ना जो इतने ज़्यादा वो टेलीसॉप्स लिख रहे हैं, लिरिक्स लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, धड़ाधड़ आप लिखे जा रहे हो। तो हमारे प्रतापगढ़ के बारे में बात है कि 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, तो 100 पढ़ना 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, अच्छा, कि 100 पढ़े एक तरफ है, एक प्रतापगढ़िया एक तरफ है, भले वो अनपढ़ हो, तो दैट्स अ काइंड ऑफ स्वैग वी कैरी, कि हमारे प्रतापगढ़ में वो स्वैग है, और वही स्वैग तो मुंबई में। बिल्कुल, तो वो स्वैग है। बदलाव अगर कहें कि कड़क चीज़ क्या हुई है, तो कड़क चीज़ ये हुई है
कि जिंदगी बड़ी कड़क हो गई है वहां से यहाँ आके। एक्सपोजर इतना मिल गया कि कई सारे देश विदेश घूमने का मौका मिल गया, ऑलमोस्ट पूरा भारत घूमने का मौका मिल गया, और एक जीने खाने रहने उठने बैठने का ढंग आ गया, लोगों से बातचीत होने लगी, आप जैसे लोगों से मुलाकात होने लगी है। तो बस ये बदलाव आया है कि अगर कोई बात कहने का मन है तो उसे सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनसे कि हम अपने दिल की बात, अपने मन की बात कह पा रहे हैं। कुछ लिखा है, कुछ तो शायरी वायरी कविताएं वगैरह लिखते हैं आप? बहुत ज़्यादा। तो सुनाइए, है कुछ? तो हाँ बिल्कुल। मुझे हाँ बिल्कुल, फ़ोन से ही सुनाइए। देख के सुनाता हूँ मैं। तो आपको दो तीन छोटे छोटे दो चार लाइनें सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सुनाइए। तो शुरुआत पहले थोड़ा लफाजी से करते हैं। तो लफाजी ऐसी कि जिंदगी बदरंग आवारा सी सूखी बदरी हो गई, जिंदगी बदरंग आवारा सी सूखी बदरी हो गई, डेटिंग साइट पे भी सन्नाटा, इंसल्ट प्लस डिजिटल बेकदरी हो गई, और कमबख्त रातों में सूसू रोक रोक के जिससे चैटें करी, उनसे सीन न बना बस गुर्दे में पथरी हो गई। तो इसे कहते हैं लफाजी। तो ऐसी एक लफाजी और है कि हमारे गर्लफ्रेंड काउंट का नंबर सुनकर अच्छे अच्छों की फट जाया करती थी। हम जिस मोहल्ले की जिस लड़की को पसंद कर लें उससे सबकी नजरें हट जाया करती थी, और आज मामू मामू कहकर पीछे पड़ गया वो कमबख्त बच्चा, जानू जानू कहकर जिसकी मम्मी कभी हमसे लिपट जाया करती थी। ये मतलब पूरा कनपुरिया, पूरा एकदम कनपुरिया जिंदा है अभी। ये कनपुरिया लफाजी जिंदा है। बट इसके साथ साथ इलाहाबाद लेके चलते हैं। अब हम इलाहाबाद में रहने लगे हैं कि सुनो एक रोज यूं करना कि मुझको याद आ जाना, वाह। अमावस के अंधेरे में तुम बनके चांद आ जाना, अरैल के घाट नैनी ब्रिज घुमाऊंगा तुम्हें संगम, तुम अब के माघ मुझसे मिलने इलाहाबाद आ जाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं आप इलाहाबाद, मैं बनारस पे कह रहा हूँ जी कि तुमसे प्रेम क्या हुआ, हम बनारस बनने लगे, वाह 80 घाट हो गई तुम, सुखों के लिए हम विचरने लगे। क्या बात है, क्या बात है। और जुल्फ तुम्हारे बन बैठे दुर्गा कुंड, क्या बात है। दुर्गा कुंड यस और जुल्फ, यस सुकून के लिए हम विचरने लगे। यस। और एक वो था कि भंग की जैसे हो तुम तलब, हैं? ये पूरा शंकर, और ये आप मतलब पूरा आप इलाहाबाद को अभी जो उकेरे हो नैनी। तो आपने जैसे काशी पे बात बोली, हाँ हम काशी पे आपको एक मिनट, सुनाइए, काशी पे सुनाइए। काशी पे बहुत कहाँ गया वो। तो बनारस में हमने लिखा था कि नगरी देवों की बाबा विश्वनाथ की झांकी दिखाएंगे, सांड सड़कों पे और घाटों पे सन्यासी दिखाएंगे, हाय, हाय, हाय। बीएचयू का बड़ा कैंपस पान भी जानलेवा है, बीएचयू का बड़ा कैंपस पान भी जानलेवा है, फुल भौकाल और लौंडों की बदमाशी दिखाएंगे, गंगा की आरती अद्भुत, घाट के ठाट लल्लन टाप, कभी आना यूपी बाबू तुम्हें काशी दिखाएंगे। हाय 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 हाय, काशी एकदम पूरा जिंदा कर दिया आपने। तो कैसा, मतलब क्या ये लिखने विखने का सफर जो है जी। अभी अभी आप शादी वादी कर लिए? नहीं, अभी कोई मिली नहीं? शायद काशी कोई नहीं मिली? काश की कोई काशी नहीं आती। काश की कोई काशी होती। मैंने एक लिखा था कि एक कहानी मैं बदल पाता काश, हाँ, मुझे पता था कहानी का अंत ठीक नहीं, क्या बात। मैं कहते हुए कांपता था उसको, तेरा मुझसे दूर रहना ठीक नहीं, और तेरी मेरी कहानी साथ थे तब तक ठीक थी, ये पता था कि दूर का रिश्ता ठीक नहीं, और सारी गलती माफ है मेरी जान, पर हमारे बीच में कोई तीसरा ठीक नहीं। क्या बात है। और दुहाई दे रहा हूँ रिश्ते की क्योंकि कद्र है, पर मेरे मोहब्बत को समझना भीख ठीक नहीं। बहुत तो है ना। बहुत तो कैसा अब क्या आगे का प्लान क्या है मुंबई में? आगे का प्लान बहुत सारा धमाका करना है। मतलब अभी कंटेंट क्रिएशन पे तो आई हैव, मतलब हमने एक अपनी कंटेंट लैब स्टार्ट की है। मतलब एक पूरा एक जिसे कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस है मेरा खुद का, तो जहाँ पे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो चाहे वर्टिकल्स हो, आजकल एक नया चला है वर्टिकल्स, कि जिसमें आप फोन खड़ा करके ऐसे देखते हैं, तो उसी तरह के शोज बन रहे हैं, शूट भी वैसे ही होंगे, वो वर्टिकल में शूट होंगे, और कंटेंट मुझे लगता है 1 से 2 मिनट का। जैसे यूट्यूब को हॉरिजॉन्टली शूट किया जाता है, वर्टिकल स्ट्रेट शूट किया जाता है। इंस्टा और ये सब जो जहाँ रीलें और शॉर्ट्स वायरल। जी,
तो 2 मिनट के, तो हम वर्टिकल्स पे भी काम कर रहे हैं, टीवी शो हमारा एक आने ही वाला है। तो इन सब के लिए क्या नए लोग ट्राई जी 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 बिल्कुल। कैसे आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टा पे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे अपने। तो जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ें, अपनी कहानी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी जैसे मैं बता ही रहा था कि ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं कि जो मेरा पार्टनर अभिजीत सिन्हा, वो भी मुझसे ऐसे एक फ्रेंड के थ्रू आया, मुझसे मिला और उसने काम शुरू किया और इतना अच्छा काम किया कि आज की तारीख में वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ में खुद का हम शो लेके आ रहे हैं एंड ही इज़ द शो रनर। वो पूरा शो हैंडल कर रहा है व्हाइल आई एम हियर, वहाँ पे शूटिंग चल रही है और वो पूरा शो हैंडल कर रहा है। अच्छा। तो ऐसे हर कोई, मतलब मुझ तक, मेरे जैसे और भी जो राइटर्स हैं, प्लीज़ आप उन तक पहुँचिए, दरवाज़ा खटखटाइए, अपना राइटिंग मटेरियल भेजिए और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा है जो आपको टकराएगा, जो रख ले। जैसे मेरे साथ नहीं, एक चीज ये भी होती है ना कि बड़ा प्रोफेशनल लोग मुंबई से जो भी हैं कहते हैं कि भाई अंग्रेजी में लिख के दो। ठेठ हम लोग का लैंग्वेज क्या है? हिंदी। मतलब बहुत ज्यादा होगा हिंदी होगा। ठेठ इधर का, जहाँ से हम लोग हैं, जहाँ से इलाहाबाद और ये सब शुरू होता है, पूर्वांचल शुरू होता है, इनके पास कहानियां बहुत हैं, लेकिन कहने का मतलब एक टेक्निकलिटी नहीं है। तो वो क्या, वो सीखने की जरूरत है। देखिए आपको ना, कैसे सीखा जाए, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कोई भी अगर राइटर बनना चाहता है, ये वही वाली बात है कि आपको ड्राइवर बनना है तो बेसिक आपको रूल्स, क्लच लगाना आना, ब्रेक लगाना आना होगा, उसके साथ साथ सड़क के बेसिक रूल्स आने चाहिए। आपको चलाना भी आता है और सड़क पे जाके आप रेड लाइटें तोड़ रहे हो तो पागल कर दोगे ना लोगों को, एक्सीडेंट में मारोगे ही ना लोगों को। तो जो बेसिक है वो कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये वक्त है ही नहीं कि लोग आपको ट्यूशन दें। तो अगर आपको राइटिंग करनी है तो बेसिक सीख के आइए। स्टोरी टेलिंग की विधा एक, दूसरा लैपटॉप चलाना, तीसरा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जिनको शिकायत थी कि आपने हमें मौका नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई आपने ये बताया पहला ही छूटते कि सर हमें लैपटॉप चलाना नहीं आता। तो कितनी पेन कॉपी पे कितना देर पेन कॉपी पे कबूतर के मतलब गले में बांध के थोड़ी भेजेंगे हम कहानियां, फिर कहाँ जाएंगी? आज के टाइम पे कि हाँ भाई ठीक है व्हाट्सएप कर दो हमें, आप व्हाट्सएप पे खोल के देख लेते हो, हम व्हाट्सएप पे यहाँ नज़में पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा टेक सैवी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं राइटिंग के, MS वर्ड पे काम करना आना चाहिए और एक फाइनल ड्राफ्ट होता है, FDX कहते हैं उसको, जो फिल्म सॉफ्टवेयर, फिल्म में जो लिखी जाती है वो FDX पे लिखी जाती हैं। तो आपको FDX पे काम करना आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, प्लीज़ चैट GPT का इस्तेमाल करें, आ चुका है कि सीखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, राइटिंग किस तरह से की जाए या क्या स्ट्रक्चरिंग है, वो मतलब मैं यहाँ पे मास्टर क्लास दूँ कोई नहीं, आप घर बैठे वो चीज़ें सीख सकते हो। यूट्यूब पे इतना मटेरियल है, इतने लोगों ने बैठ बैठ के पूरी मतलब 2-2 घंटे की कहानियाँ बताई हुई हैं कि कैसे आपको कहानी लिखनी चाहिए। तो आप यूट्यूब से बैठ के तो बेसिक सीख के आओ, फिर स्टोरी टेलिंग करो। आपने कहाँ से बेसिक सीखा था? अच्छा, सेम वही कि मेरा बेसिक था, मैंने लोगों की चिट्ठियाँ लिख लिख के, लव लेटर्स लिख लिख के एक राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग मुझे समझ में आ गई। फिर जब मैं यहाँ आया, बालाजी आया, तो बालाजी ने हमें उस प्रोग्राम के तहत ही बुलाया था जहाँ उन्होंने हमें एज ए इंटर्न रखा, फिर उसके बाद में हमें एक बड़े राइटर के साथ रखा एंड फिर हमें इंडिपेंडेंट शोज़ दिए। तो ये 20 साल पहले की बात है, 2005, 21 साल पहले की बात है कि 2005 में उन्होंने बुलाया और ऐसा प्रोग्राम किया। आज के टाइम पे किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ऐसा कोई प्रोग्राम लाके जहाँ पे इंटर्न्स को पढ़ाए लिखाए समझाए। तो इसीलिए जैसे हमारा मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा काम है, हम जो कंटेंट लैब क्रिएट कर रहे हैं, उसमें यही है कि थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो, आप आओ हमारे साथ इंटर्न बन के काम करो। आपके पास कोई कहानी है, कहानी कहो, सही जगह पहुँचती तो आपको नाम पैसा सब मिलेगा और उसके साथ है एक्सपोजर ऑफ कोर्स। तो तरीका वही है। बड़ा सवाल ये भी होता है, कई मतलब नए न्यू कमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि उनका सवाल ये भी रहता है कि भाई दाम कितना मिलता है? हाँ, आजकल के लोगों का है फोकस ये भाई बिल्कुल काम उतना ही जितना दाम। हाँ, तो मतलब राइटिंग के अगर मान लीजिए शुरुआती दौर की अगर बात की, शुरुआती दौर में क्या पे स्केल होता है, क्या वो मुंबई जैसे शहर में उस पे स्केल पे सर्वाइव कर पाएंगे, सर्वाइवल उनका हो पाएगा, ये सवाल बड़ा रहता है। बिल्कुल। तो देखिए, जब मुंबई में शुरू में आप आते हो और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ मत आओ। मतलब अगर आप एकदम ही सीखने के तरीके से आ रहे हो तो प्लीज़ मत आओ, क्योंकि जो एकदम न्यू कमर होते हैं उन्हें 20,000 रुपये महीना दिया जाएगा इंटर्न्स को मैक्सिमम। वो 20,000 की मतलब मैं तो यही दूंगा, बाकी लोग तो को 5,000 में फ्री में करवा रहे हैं कि 6,000 3 महीने के एंड में 6,000 8,000 दे दिए, या इंटर्नशिप
मतलब कि इंटर्नशिप के लिए आए तो उन्हें वाउचर्स होते हैं सिर्फ उनके कि 2 वक्त की रोटी पे रख लिया है कि सुबह शाम का जो भी खाना है फूड वाउचर्स दे देंगे या आने जाने का खर्चा दे देंगे। मेरा होता है कि 20,000 रुपये मिनिमम उनको मिलेगा, जो तुरंत बढ़ जाएगा अगर वो अच्छा काम करेंगे, तो 20 से 40 हो जाएगा। और 40,000 में आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हो, बहुत अच्छे से तो नहीं रह सकते। वो साल भर में अगर आपने प्रोग्रेस दिखाई तो ऑफ कोर्स वो चीज़ बढ़ के मतलब फिर वो लाखों में पहुंच जाती है। तो राइटिंग का एक फ़ायदा यही है कि अगर आप अच्छे से काम करते हो तो मल्टी फोल्ड है और बहुत जल्दी से। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि साल भर आपको देखना पड़ेगा या 2 साल देखना पड़ेगा, पे स्केल आएगा या तब जाके आपने एक अच्छा काम किया, आप कहो अगले दिन से आपके पैसे बढ़ जाए। अब बाकी चीज़ें भी तो आप देखते होंगे, जैसे कि किसी को हीरो बनना है, हाँ, किसी को वेब सीरीज में एक्टिंग करनी है, किसी को वो करना है। जी, क्योंकि आप राइटर हैं तो हर चीज़ों पे आपकी नज़र होती होगी। बिल्कुल। आप एक स्टोरी टेलिंग के व्यू से भी देखते बिल्कुल होंगे बिल्कुल कैरेक्टर को और उसके क्या वो बोल रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल। चीज़ें कर रहा है। तो इन लोगों से कैसे अप्रोच मुंबई में किया जाए और नए नए लोगों के क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, अगर किसी को या एक्टिंग फिर करनी है, हाँ किसी को एक्टिंग करनी है, या फिर मुझे लगता है कि मुंबई आज के डेट में सिर्फ मुंबई जाना ही जरूरी नहीं, दिल्ली में भी हो सकता है, बाकी जगहों पे भी है। मैं कह रहा हूँ एक्टरों के लिए स्वर्णिम काल है। अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है तो इससे खूबसूरत वक्त नहीं है, इससे बेहतरीन वक्त नहीं है क्योंकि वेब सीरीज कि जब आप, हाँ, क्योंकि एक दौर था जब सिर्फ टीवी था और सिनेमा था और कोई माध्यम नहीं था। आज लोग अपना यूट्यूब चैनल बना के अंधे पैसे बना रहे हैं। मतलब आप सोचिए ना, यूट्यूब स्टार्स हो चुके हैं। एल्विश यादव यूट्यूब स्टार है, टीवी में या फिल्मों में वो अब आ रहा है, लेकिन उसके पहले से उसकी जनता थी। अभी एक वो इतना अच्छा लड़का वो आया था, मृदुल तिवारी, हाँ, कि वो इतना भोला आदमी, इतना स्वीट सा है वो, और मुझे नहीं पता था मैं कि यूट्यूब में वो इतना बड़ा है। बिग बॉस में आया, फिर मैंने यूट्यूब देखा तो मैं बहुत चक्का रह गया कि भाई इसने अपनी एक आर्मी बनाई है, बड़ा यूट्यूब का वो सुपरस्टार है। तो जो भी जहाँ पे भी कुछ करना चाह रहा है ना, इन लोगों को देखो और सीखो कि कैसे कहाँ पे रहते हुए सौरभ जोशी जिस तरह की ज़िंदगी उसकी थी और जिस तरह की ज़िंदगी अब उसने अपने पूरे ख़ानदान को दे रखी है, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब क्या कमाल जर्नी रही है उसकी। तो ये सारे लोग एग्जाम्पल हैं इस बात का कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप में एक्टिंग का कीड़ा है, आप रोज़ अपनी नौटंकी, रोज़ अपने अंदर का कीड़ा, रोज़ अपने अंदर की कलाकारी सोशल मीडिया पे डालिए, एक दिन आप पिक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए वही बात है, कुछ ये भी तो है इस दौर में, ये भी तो है कि जैसे कि मतलब किसी को याद रखने की क्षमता रील जितनी हो गई है, हाँ, कि 40 सेकंड वो याद रहा, जी, फिर जी, स्क्रॉल कर जी, दिया आपने उसको। तो इस कंपटीशन मतलब आसान हुआ है, हाँ, प्लेटफॉर्म्स आ गए, जी, 10 प्लेटफॉर्म्स जी, है जी, जहाँ जी, आप वायरल हो सकते हो, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कितने टाइम तक आप टिके रहोगे, वो आपका जो आपके पीछे जो आग है, हाँ, आपका जो टैलेंट है, वो आपको जिंदा रखे। हो सकता है कि रातों रात वायरल हो, यस। लेकिन तो मेरा टिके रहना, तो मेरा सबसे पहले कहना ही यही था ना कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप फटोगे। और हम लोग के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस समय पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट कहे जा रहे हैं स्टेज के, जाकिर खान। आप उनका एग्जाम्पल लो कि उस इंसान ने 2012, 13, 14 में अपने फेसबुक पे चीज़ें लिखी हैं और वो चीज़ें आज के वक्त में हो रही हैं। तो सोचिए उस इंसान का खुद पे कितना बड़ा भरोसा था। तो अगर आप में इतना बड़ा भरोसा है खुद पे, अगर आप में इतना पेशेंस है खुद के लिए उस मुकाम को हासिल करने का, तो प्लीज़ लगे रहिए, कोई नहीं रोक पाएगा, आप पहुंचते ही हो वहाँ पे। जो आधे रास्ते छोड़ देते हैं ना, इनके लिए मतलब ये सब है ही नहीं। वो जाओ जैविक खाद बनाओ, खेती करो या जो भी करना है करो, वो आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप में सच में वो आ गया, आप लिटरली वो करना चाहते हो, थोड़ा पेशेंस रखो, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। आदमी, हम 150 करोड़ लोग हैं भाई, भूखे हैं सब। मतलब कुछ भी दे दो, सारा जितना भी कंटेंट है सब निगल जा रहे हैं। नॉर्मली आप देखो ना, हाँ, कम पड़ रहा है लोगों को, और हर किसी के लिए हर तरह के दर्शक हैं। तो आप में कोई भी टैलेंट है, आप दिखाइए ना। बस ये है, सस्टेनेबिलिटी के लिए आप में मतलब भूख होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और टैलेंट होना चाहिए। कुछ अच्छा दिखाइए। जैसे जो छोटे छोटे सोशल मीडिया के आए हैं, एनिग्मास हुए हैं और वो विलुप्त हो गए हैं, उसकी वजह ये थी कि उनके पास वही बताने को वही रहा है, उतना ही था।
भाई श्रेयस अय्यर एक बहुत लंबे समय तक शॉर्ट बॉल नहीं खेल पा रहा था, इसलिए टीम से ड्रॉप हुआ, फिर उसने जाके मेहनत की, शॉर्ट बॉल मारने लगा तो वापस आ गया है ना। तो आपको अपने अंदर नित नए चेंजेस करने पड़ेंगे। आप देखो ना, क्रिकेट कमेंट्री देखते हैं, कई बार बताते हैं ना कि इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने अपना स्टैंस बदला है, ग्रिप बदली है, हाँ पैर का खड़े करने का स्टाइल चेंज किया है। क्या जरूरत है उसे? इतना बड़ा आदमी है, इतने करोड़ों पीट के बैठा है, मस्त चिल करे, आराम से बैठे, वो भी मेहनत कर रहा है ना। तो ये वाली जो भूख होती है, मतलब विराट कोहली को क्या जरूरत है भाई, बैठ के छोले भटूरे खाए, मजे करे, पता नहीं कितने हजार करोड़ का आदमी है, बट वो आदमी अभी भी देखो ना, आग लगा के रखता है एकदम से कि जान लगा दूंगा। तो सीखना है तो इन लोगों से। एग्जैक्टली डिसिप्लिन में। देखिए मतलब यही है कि आप एक टाइम पे वायरल हो जाओगे, हो सकता है किस्मत हो सकता है कि आपको वो क्लिक कर गया हो किसी को, हाँ। वो बात, लेकिन आपको अगर सस्टेन करना है, लंबे समय तक लंबे रेस का घोड़ा होना है, हाँ। और घोड़े की तरह दौड़ते रहना है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हाँ। आपको उसी तरह से हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। ये तो है, ये तो आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते हो। मैं मतलब सबको बोलता हूँ कि किस्मत आपको मौका देती है, हुनर आपको मुकाम देता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपका जो हुनर है वो आपको एक मुकाम देगा, तो उसको तराशते रहो, उसमें मतलब छेनी हथौड़ी लेके रोज लगे रहो कि आज नया क्या सीखें। वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, किताबों की बात कर लेते हैं। किताबों की, जैसे कि आपने 2 किताबें लिखी हैं जी। किन किन बातों का ध्यान रखा आपने उन किताब लिखने में, और क्या क्या मतलब नए लोगों को भी क्या रखना चाहिए? हाँ, तो देखिए किताबों का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ कि मैंने लोगों को पढ़ा, और फिर मैंने देखा कि किसको मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा आपने? अब मैंने सबसे ज़्यादा मंटो को पढ़ा है, सादत हसन मंटो। मुझे बहुत बागी और बहुत ही कमाल लगते हैं वो। तो सादत हसन मंटो ऑफ कोर्स सबसे पहले, उसके बाद कमलेश्वर जी, प्रेमचंद। मतलब प्रेमचंद हम लोग क्योंकि उनकी जो है पाठ्यक्रम में ही उनकी कहानियाँ रहती हैं, तो आपको प्रेमचंद से बहुत पहले पता चल जाता है उनके बारे में। श्रीलाल शुक्ल, और फिर बाकी तो सब बड़े नाम, मतलब आप धीरे धीरे पढ़ते हो, डिस्कवर करते हो। बट सबसे ज़्यादा मैंने सादत हसन मंटो को पढ़ा। फिर मैंने क्या मंटो में क्या पसंद आया, क्या क्या उनकी क्या बेबाकी, क्या टच क्या किया? उनकी बेबाकी और उनकी ज़माने से ना डरने वाली जो होता है ना कि उनकी कलम में बगावत है, और जिस बेबाकी से वो लिखते थे कि उनको हमेशा बहुत उल्टा सीधा बोला गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने भावों को किसी तरह से बांधा नहीं। तो मतलब उनकी लिखावट का वो मतलब कह लो अल्हड़पन कह लो, फकीरी कह लो, हाँ जो भी है, बस वही। मतलब मुझे वो अच्छा लगता है कि अगर कोई निर्विरोध रूप से कुछ लिख पाए, जिसे कहते हैं अनहिंज्ड, अनइंटरप्टेड, हाँ वैसे ही, कि किसी तरह से बांधा हुआ ना हो। जैसे झरना जब गिरता है तो क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरे आवेग में एकदम मस्त। स्विमिंग पूल सिर्फ ऐसा एक जगह बंधा हुआ शो पीस है, तो वही तो उनकी राइटिंग ना झरने जैसी थी। तो मुझे बहुत बहुत मतलब तो नए लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? तो कैसे लिखें, क्या डेवलप करें? देखिए सबसे पहले कि भाषा वो हो जो हर जनमानस तक समझ पहुंचे। जबरदस्ती का आपको इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है कि चलो मैं एक ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइन डाल दूं कि कितना दूर होता है बहुत दूर हो जाना जब दिल करीब होते हैं, और मतलब ये लच्छेदार भाषा चाहिए ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंटेलिजेंट नहीं बनना है, आपको अपनी एक बात है, एक कहानी है जो एक सामने वाले को बतानी है इन अ सिंपलेस्ट वे। हम नॉर्मली जीवन में भी अपने ऐसे बड़ी बड़ी हर वक्त थोड़ी बात करते रहते हैं, और मियाँ दरख्तों के दरमियान ये नहीं कर रहे होते ना। हम आराम से आवा कैसे हो गए, क्या चल रहा है तुम्हारा। तो जितनी आज के ज़माने में जो है कि जितनी आपकी किस्सा गोई में साफ गोई होनी चाहिए, थोड़ा अल्हड़पन, मस्ती, चुटकी, आज की बातें, और उसके साथ जब आप कोई भी गहरी बात कहनी है तो गहरी बात कहने के लिए, जैसे हमारे माँ बाप हमेशा थोड़ी पंच लाइन मार रहे होते थे, प्यार से समझाते थे, छू जाती थी। मतलब जैसे हमारे पिताजी हमेशा कहीं पे भी मतलब जाते आते हैं या जो भी, तो जाते आते हमेशा सिखाते थे नहीं कि कोई भी बड़ा मिले ना, मतलब कि अगर कोई भी इंसान मिले बड़ा तो उसे झुक के प्रणाम कर लेना, कि झुकने से आप छोटे नहीं होते हो। हाँ, अब ये छोटी सी बात थी, उन्होंने कहा कि झुकने से आप, बड़ी बात है कि झुकने से आप छोटे नहीं होते हो। हाँ, अब
ये बात मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि हाँ यार, लोग, जबकि नॉर्मल इन जनरल दुनिया में क्या है कि यार झुकने को कमज़ोरी कहा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि आप झुक के प्रणाम करते हो तो झुकने से आप छोटे नहीं होते हो। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है। तो वही है कि इस तरह की बातें कहो जो लोगों को समझ आए, लोगों को अच्छा लगे, और अपनी एक ज़बान बनाओ, किसी को कॉपी नहीं करना। आपका जो तरीका है, आप जिस तरीके से बात करते हैं उसी तरीके से आप कहानियाँ कहिए, लिखिए, बोलिए, सुनाइए, मज़ा आएगा, सबको मज़ा आएगा। ठीक है, अब इसी नोट पे हम लोग ख़त्म करते हैं बिल्कुल अपने इस पॉडकास्ट को। जी। बाकी मैं ये कहूँगा कि लिखते रहिए आप लोग भी, और इस ज़हनी तौर पे लिखिए, ज़हनी तौर पे, कि वो छू जाए, है ना, वो छू जाए आपको। आप मतलब कि हो सकता है कि आपका लैंग्वेज हल्का हो, ज़रूरी नहीं है हर बात भारी लहजे में कही जाए, बिल्कुल आसानी से भी मजबूत बात समझाई जा सकती है, बिल्कुल। है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि शरद की बातें सुन के आप कितना मोटिवेट हुए हैं और कब आप मुंबई जा रहे हैं। हाँ, शरद आपको एंटरटेन करेंगे अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। मैं कह रहा हूँ मुंबई ना भी आए, आप जहाँ पे हैं, हाँ, लिखें। आप वहाँ से लिखें और लिखते रहें और हमें बताते रहें। अगर आप में कुछ भी अच्छा, कुछ भी बेहतरीन दिखा, समझ में आया, मतलब जो मुझे अच्छा होगा आप में, बट अगर मुझे बिरयानी नहीं चाहिए उस वक्त, हाँ बिल्कुल, और आप बिरयानी ठूस रहे हो, मुझे पास्ता चाहिए, तो मुझे नहीं पसंद आएगा। तो जिस वक्त मेरी जो ज़रूरत होगी उस वक्त में आप अगर मेरे उस हाँ, लेकिन खांचे याद में सही- रहेंगे कि अच्छा बिल्कुल, आप बिरयानी दिए हो तो बिरयानी की जब जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल याद करेंगे। करेंगे। और हर वक्त सिर्फ शरद त्रिपाठी नहीं, पूरे मुंबई को तलाश है नई नई कहानियों की, नए नए लोगों की। तो प्लीज़ लिखते रहिए और कोशिश करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।